आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उस पर भी कई बार कटाक्ष किए गए। लोगों ने मुझे डरा दिया, अरे आप बिहार जा रहे हैं, वो ऐसी क्रिमिनल जगह। मैं जानती हूँ कि आप इसमें थोड़ा बच कर बोलना चाहेंगे। कि बहुत सारी पत्रकारिता ऐसा काम करती है कि वो डूब के नहीं देखती वो। नमस्कार दोस्तों, द चरण के मंथन श्रृंखला के इस खंड में आपका स्वागत है। आज हम अयोध्या पर बात करेंगे और इस बात को करने के पीछे कारण सिर्फ इतना है कि राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन के बाद जिस तरीके की बहस देश भर में हुई, मैं चाहती थी कि वो बहस थम जाए। हम मानसिक रूप से आह्लाद या अवसाद इन दोनों स्थितियों से उबर करके सार्वभौमिक रूप से, ऑब्जेक्टिव तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से चीजों को देख सके। जब हम इस परिस्थिति में हों तब हम 2-3 ऐसे लोगों से बात करें जिन्होंने अयोध्या को न केवल जिया है बल्कि उनके कृतित्व में अयोध्या एक बहुत बहुत बड़ा हस्ताक्षर रहा है। आज हम बात करेंगे के मोहम्मद साहब से और यतीन्द्र मिश्र जी से। के मोहम्मद साहब पूर्व में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्रीय निदेशक रह चुके हैं। अभी ये आगा खान संस्कृति ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और वहां भी पुरातत्व को लेकर इनका जो एक पैशन है उसको वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यतीन्द्र जी मूलतः एक कवि हैं, अयोध्यावासी हैं। इनकी कई किताबें संगीत पे, कल्चर पे, कला साहित्य पे काफी ज्यादा पॉपुलर रही हैं और पॉपुलैरिटी से ज्यादा यतीन्द्र जी की जो किताब शहरनामा है वो मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि वो पढ़ें। अयोध्या का एक आपको पूरा सम्यक परिप्रेक्ष्य आपको उस किताब से मिलेगा। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। सच में आभार कि आपने चरण को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। जी, केरल से आप आते हैं। आप एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां की वैचारिकी फार लेफ्ट बहुत हद तक है और वहां से आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उस पर भी कई बार कटाक्ष किए गए। वहां से आपकी जो जर्नी रही मंदिरों के पुनर्निर्माण में, मंदिरों को लेकर के आपका जो एक तरह से पर्सनल मिशन है आपका, कैसे वो पूरा ये जर्नी कैसी रही आपकी? ये मेरे लिए तो खैर अब मैं लुक बैक कर रहा हूँ तो इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैंने तो जब स्टूडेंट था हाई स्कूल में तब मैंने 2-3 किताबें पढ़ा था। वो किताब जो ना काफ़ी मुझे इन्फ्लुएंस किया। वो 3 किताबों में एक किताब नेहरू का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, एंड देन सेकंड बुक वाज द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन वो अंग्रेजी में तो उस जमाने में था, लेकिन उसका मलयालम ट्रांसलेशन था, मातृभूमि ने किया था। सो दैट मेड ए वेरी डीप इम्पैक्ट अपॉन मी अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन। फिर एक किताब था वो मलयालम में ही था, दैट वाज अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी एंड बिहार ऑल्सो, बिहार, पटना एंड ऑल दोस प्लेसेस। सो दैट अट्रैक्टेड मी वेरी मच इनटू आर्ट एंड आर्कियोलॉजी। तो मैंने एक डिसीजन लिया, अब मैं हाई स्कूल के बाद पढ़ूंगा तो आई विल स्टडी इन ए नॉर्थ इंडियन यूनिवर्सिटी। वो नॉर्थ इंडियन यूनिवर्सिटी में कौन सी करीब होगा, मैं दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, देन वी हैव गॉट मथुरा, वी हैव गॉट कनौज एंड ऑल दोस एरियाज। तो फिर मैंने वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला। देन आई स्टार्टेड माय हिस्ट्री स्टडीज। हिस्ट्री स्टडीज में ऑल्दो आई सेक्यूर्ड वेरी गुड मार्क्स, मुझे एक प्रोफेसर इरफान हबीब ने रिसर्च के लिए एडमिशन नहीं दिया। इनिशियली रिसर्च के लिए एडमिशन नहीं दिया, फिर स्कॉलरशिप नहीं दिया। अब मुझसे भी बहुत कम मार्क आ रहा, BA, BA MA में बहुत कम मार्क था। उनको पार्टी बेसिस में एडमिशन दिया। तो फिर मैंने ये सोच लिया कि मुझे अलीगढ़ में रहना नहीं है, बिकॉज यू जस्ट कैन नॉट फाइट विद हिम, बिकॉज ही वाज ए वेरी पावरफुल पर्सन। फिर मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया और उसके बाद मुझे ये लगा ये अच्छा हुआ कि प्रोफेसर इरफान हबीब ने मुझे एडमिशन नहीं दिया। दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, क्योंकि फिर मैंने अपनी मॉन्यूमेंट्स के बारे में खूब जना बहुत करीब होके पढ़ने के एक मौका मिला, एंड दैट आई डेवलप्ड इट। और उसके बाद फिर जो मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ है वो भी आर्कियोलॉजिकल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, बिकॉज बाय दैट टाइम द प्रोफेसर हैड चेंज्ड। तो फिर मैंने कुछ डिस्कवरीज किए वहाँ फतेहपुर सीकरी में। द फर्स्ट डिस्कवरी वाज द डिस्कवरी ऑफ इबादत खाना,
इबादत खाना वो जगह है जहां अकबर ने सारे मजहब वालों को बुला दिया था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ज्यूस, सबको. He had a lot of discussion about the relative merit of each religion, and ultimately he evolved a new religion known as Deen-e Ilahi, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आजकल के जो हमारा सेक्युलरिस्ट पॉलिसी है उसका नर्सरी है. सो एंड देन देयर वाज अ क्रिश्चियन चैपल आल्सो व्हिच अकबर हैड बिल्ट, वो भी मैंने डिस्कवर किया. सो दैट गेव मी अनदर बूस्ट. तो फिर मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आ गया बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरीज. और फिर मुझे एक मौका मिला कि ऑल ओवर द कंट्री काम करने का. उसमें फिर जो ना वहां पर भी नालंदा गया, एंड देन आई हैड अ वेरी गुड इनिंग्स. पहले जाने के पहले लोगों ने मुझे डरा दिया, अरे आप बिहार जा रहे हैं, वो ऐसी क्रिमिनल जगह है, वो है, ये है. लेकिन मुझे जो बिहार जो जितना अच्छा लगा और कोई भी जगह उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आई वॉज अ कॉमन मैन्स मैन, लोगों के साथ काम करता था, तो बहुत सहयोग किया है. और at the back of my mind there was one more reason for doing this kind of hard work, क्योंकि it was destroyed by Bakhtiyar Khilji. He was a Muslim. The entire university was completely destroyed. The whole library, Ratnaganja, Ratnodadi, Ratnasagar, it was completely destroyed by him. तो मुझे ऐसा लगा मुझे उसको जो है प्रायश्चित करना है. तो it was at the back of my mind, this kind of प्रायश्चित was also there. अरे मेरे जैसे जो कुछ और भी मुस्लिम्स थे उस जमाने में. एक डॉक्टर ईशर अर्शी थे, ही वाज अ डॉक्टर इन नालंदा, और वो फ्री सर्विस करते थे कि इन द यूनिवर्सिटी, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी में जाके मैंने उनसे पूछा आप क्यों कर रहे हैं, यू वुड बी गेटिंग ए वेरी गुड सैलरी. तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी लोगों ने बहुत गलतियां किया है, मुस्लिम्स ने बहुत गलतियां किया है, मुझे उसका प्रायश्चित करना है. तो अगर इसी तरीके से सोचने वाले बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, हम लोगों से गलती हो गई एंड वी हैव टू डू प्रायश्चित फॉर दैट वन. तो शायद ये भी दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर सो पैशनेटली वर्किंग फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वेरियस टेम्पल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये आपने जो बात कही के मोहम्मद साहब, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस तरफ, क्योंकि ये जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं और जिस स्पेस की बात हम यतीन्द्र जी हमेशा डिस्कस करते हैं कि बातचीत करने का स्पेस कम हो गया है, मुझे लगता है कि अगर ये ऑनेस्टी हो अप्रोच में तो वो दिक्कत शायद ना आए जिसकी चर्चा हम हमेशा करते हैं. यतीन्द्र जी, आप एक कवि हैं और आप अयोध्यावासी हैं. आपकी किताब अगर मैं आपका पूरा बैकग्राउंड नहीं जानती और पढ़ती तो पहला जो खंड है, मतलब जो परिचय है किताब का, भूमिका देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये संतुलनवादी किताब है, इसमें सभी धर्मों की बात की गई है, जबकि मेरे लिए या फिर जनरली जनमानस के लिए अयोध्या मतलब श्री राम. तो लेकिन किताब पढ़ने के बाद अंत के पन्ने तक पहुंचते ऐसा महसूस हुआ कि आपने जो शोध किया उस पूरे सेक्रेड ज्योग्राफी को सिर्फ हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं, इस्लाम के हिसाब से, बौद्ध जैन स्थापत्यों के हिसाब से जो आपने उसकी व्याख्या की, बहुत नायाब चीज रही. आपका इंस्पिरेशन क्या था शहरनामा लिखने का? बहुत धन्यवाद आपने सुभ्रास्ता की इस बात को जरूर पूछा, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता रहा एक अयोध्यावासी के हैसियत से, एक नागरिक के तौर पे, कई दफा अयोध्या को लेकर के और राम कथा को लेकर के या राम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही एक तरह से फैब्रिकेटेड बातें करी जाती रही, या जिन लोगों ने भी लिखा उनका अपना एक विशेष एंगल रहा. वो राइट विंगर हो सकते हैं, वो लेफ्ट विंगर हो सकते हैं, वो किसी भी तरह से अपनी चीजें सोच सकते हैं, उनका अपना विचार है. लेकिन एक समग्रता में राम क्या है, या अयोध्या में जो एक उसके जो एक नुआंसेस हैं, जो उसका इतिहास है, उसको पकड़ने की बात नहीं होती थी. मुझसे लोग आते थे, इंटरव्यू करते थे, सवाल करते थे, बातें करते थे. तो जब मैं छोटी छोटी चीजों में, परंपराओं में राम को देखता था, या यहाँ पे बहुत सारा राम कथा साहित्य ऐसा है जो अभी भी दुनिया के आगे नहीं है, या कम से कम हिंदी साहित्य के इतिहास में उसको तवज्जो नहीं मिली, जिन भी कारणों से नहीं मिली. कुछ चीजें समादृत भी हुई, बहुत सारी चीजों की चर्चा नहीं होती. तो मुझे लगा मुझे एक अपना जो पर्सपेक्टिव है एक अयोध्यावासी के तौर पे, वो दुनिया के आगे ले जाना चाहिए कि ये भी है, और राम जितने धार्मिक हैं उतने ही सांस्कृतिक पुरुष हैं.
एक एक दौर था कि राम को लेकर के अगर आप बात करें तो लोग नाक भौं सिकोड़ते थे। वो आपको थोड़ी-सी पैनी निगाह से देखते थे कि अरे! पता नहीं क्या बात कर रहा है, या ये कुछ ओल्ड फैशन मामला है, या कुछ ये राजनीतिक बात हो रही है। जबकि राम तो अगर आप अवध की चैती में जाएँ, तो होरामा की टेक होती है। सब बन अमवा बहुरले होरामा सैया घर नाही। मतलब अगर श्रृंगार का भी, वियोग का भी पक्ष गाया जा रहा है तो राम की टेर लेकर गाया जा रहा है। तो राम की जो इतिहास है, जो उनकी कल्चरल एक प्रेज़ेंस है, उसको लेकर बात नहीं होती थी। और तमाम सारे लोग, मैं आपके मंच से माफ़ी चाहते हुए कहना चाहूँगा कि बहुत सारी पत्रकारिता ऐसा काम करती है कि वो डूब के नहीं देखती, वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशंस में नहीं जाती, हमेशा सेकेंडरी इन्फॉर्मेशंस के सोर्सेज़ के आधार पे बात करती है। तो कुछ 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 हिला हुआ सा, कुछ परिदृश्य से, कुछ अपने अक्ष से भटका हुआ सा, ऐसी व्याख्या अब बड़े लोगों ने कर दी है, कुछ लोगों ने कर दी है जिनका नाम-गाम चलता है, तो आप उनको चेक नहीं कर सकते कि भैया आपने ये गलत कहा या इसका पर्सपेक्टिव काट के रखा है, या पूरा संदर्भ तो ये बनता है। तो मुझे लगा कि मुझे किसी की बात को खारिज करने से बेहतर है कि खुद काम करना चाहिए, खुद अपनी बात आगे ले जानी चाहिए। और मैंने हमेशा कंपोजिट कल्चर की बात की कि किस तरीके से इस्लाम ने भी जो अयोध्या में बेहतर काम किए, जो नवाबी पीरियड में कुछ बेहतर हुआ, जो संत महंतों ने अच्छा काम किया, जो तमाम सारे रसिक संप्रदाय के भक्तों ने काम किया, जो स्त्री भाव में रहते थे, कोई नहीं बात करता है, उनकी लोग जानना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगा कि एक नैरेटिव होना चाहिए। और भले आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई आदमी, कोई नया बच्चा अगर खुले दिल दिमाग से अपनी खिड़कियाँ मन की, वो जो गांधी जी कहते थे ना कि वो अपनी खिड़की खुली रखो, तो खिड़की खोल करके अगर राम के शहर में प्रवेश करे, तो कम से कम मेरी किताब उसके लिए एक थोड़ी-सी एक नींव तैयार कर सके, कुछ उसको मिल सके। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि शहरनामा करते हुए तमाम सारे ऐसे स्थलों पर मैं गया, जो बुरी तरीके से अब समाप्त होने के कगार पे हैं। ख़ास करके जो राम वन गमन मार्ग के सब रास्तों पर पड़ने वाले मंदिर हैं, जिसमें गौरा गयासपुर तमसा के तट पर, पूर्वा चकिया, तारडीह और रामपुर भगन। तो मुझे लगा कि आज मैंने ये देख लिया, 2016-17 की किताब है ये। हो सकता है 5 साल बाद वो चिन्ह भी ना रह जाएँ वहाँ पे, कि कोई जाके लोकेट कर पाए कि राम ने यहाँ रात्रि विश्राम किया था, ऐसा जनश्रुति कहती है, या इस तरीके से भी कोई अवधारणा विकसित हुई हो। तो मुझे लगता है कि राम, और मेरे लिए राम तो बहुत ज़्यादा समग्रता के राम हैं, मीराबाई के राम हैं, राम रतन धन पायो वाले। मेरे लिए राम निरंजन न्यारा रे अंजन सकल पसारा वाले कबीर के राम हैं। मुझे उसको लोकेट करने में, बार-बार म्यूज़िक में जाकर देखने में, ट्रेडिशन में जाके देखने में, मठ मंदिरों की परंपरा में जाके देखने में सहूलियत मिलती रही। और चूँकि मैं थोड़ा मनमौजी आदमी हूँ, अपने मन का काम करता हूँ, ये नहीं देखता कि इसके रिपरकशन क्या होंगे। तो मैंने वो काम कर डाला और आज वो पसंद किया जा रहा है। क्योंकि मोहम्मद जैसा साहब आपने कहा शायद जितना मुस्लिम्स के संदर्भ में कहा आपने, वही मैं थोड़ा हिंदुओं के संदर्भ में भी कहना चाहूँगा कि राम को लेकर के जो जी, उनका जी। पूरा पर्सपेक्टिव, उसको समझने की बात नहीं है, और सिर्फ़ कोई एजेंडा है या कोई ऐसी बात कहने का मन है कि उसको कहने से उनको थोड़ा सही, ज़्यादा प्रोग्रेसिव या लिबरल माना जाता है। मैं सही, बार-बार कहता हूँ कि एक धार्मिक आस्था रखते हुए भी आदमी लिबरल रह सकता है। सही। और बिल राम की जो भी कविताएँ हैं, जो कथा है, जो अयोध्या में आप आकर खुद देख सकते हैं कि कहीं से भी आपको लिबरल होना तो एक एक बिल्कुल एक संस्कार है, एक 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 जिसे कहते हैं कि एक मानवीय गुण है। उसको लेकर के उसकी एम्फैसिस करते हुए तमाम सारी बातें और सेट करना, और एक बात ये स्थापित कर देना लोगों के दिमाग में कि नहीं साहब, अगर आप आस्थावादी बात करेंगे, अगर आप परंपरा की बात करेंगे, अगर आप अपनी परंपरा से कुछ लोकेट करके लाएँगे, अगर आप ये दिखाएँगे कि हमारे यहाँ मंदिर में ये झूलन होता है, ये कुछ होता है, तो आप थोड़े से अलग हटे हुए या आप अतिवादी हैं। ये कैसी बात है? आप आस्था की बात करें, आप संस्कृति की बात करें, कोई भी आदमी अयोध्या आएगा तो वो सरयू देखने जाता है, वहाँ पर जाकर के उसके उसके बैंक पे जो सारे मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पे अपनी तस्वीर उतारता है। हम हरिद्वार जाते हैं तो गंगा जी को देखते हैं, स्नान करते हैं और उसके उसके पानी को उस तरह से फ़ील भी करते हैं। तो एक एक जो एक अध्यात्म का जो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं मतलब धार्मिकता और अध्यात्म के बीच में एक बहुत बारीक फ़र्क है। लेकिन यस, उस फ़र्क को भी लोग मिटा देना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिज़्म का जो एक मामला है, जिसके तहत इतने सारे काम होते रहे हैं, और इंडोलॉजी स्टडीज़ में तो सबसे ज़्यादा काम हुआ है दुनिया भर में। तो उसको भी एक फ्रेम दे करके, हटा करके, उसको रिड्यूस करके बात करना, ये फ़ैशन है। और इस फ़ैशन के जो खिलाफ है, उसको अतिवादी मानते हैं।
से। के मोहम्मद साहब, जब यतीन्द्र जी बात कर रहे थे और ये हिंदू धर्म और हिंदुओं ने जिस तरीके से श्री राम की व्याख्या की, उसके से एक सवाल मेरे मन में आता है कि आपके साथ हमेशा आर्कियोलॉजी वर्सेस हिस्ट्री की डिबेट खड़ी कर दी गई आपके सामने हमेशा, और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक विरोधाभास है, क्योंकि बिना आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री नहीं है, और अगर हिस्ट्री ना हो तो आर्कियोलॉजी का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल। इस डिबेट को आप कैसे देखते हैं, खास करके आज के संदर्भ में, जब आज के युवा बच्चे आर्कियोलॉजी पढ़ना चाहें या हिस्ट्री पढ़ना चाहें, आपकी क्या राय होगी, क्या अप्रोच होना चाहिए युवाओं का? असल में आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये अलग नहीं है। क्योंकि यहाँ हिस्ट्री खत्म हो जाते हैं, वहां से आर्कियोलॉजी शुरू हो जाते हैं। ये पुराने अप्रोच है। लेकिन अब जो नया जो अप्रोच है, पहले तो खैर तो हम लोग जो भी आर्कियोलॉजी कहते थे कि वो जो ना बिल्कुल जो हड़प्पन मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन का था, उसके बाद अब जो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी शुरू हो गया, फिर इंडस्ट्रियल आर्कियोलॉजी शुरू हो गया, फिर मेडिवल आर्कियोलॉजी शुरू हुआ। जो 3 इम्पोर्टेंट शहर में अभी मेडिवल आर्कियोलॉजी शुरू किया है। एक अगर आप जाएंगे यहाँ जो ना हम्पी वाज द विजयनगर कैपिटल था, आई मीन वन ऑफ द मोस्ट फैबुलस सिटीज इन इंडिया। तो इसी तरीके से फतेहपुर सिकरी में भी उसी तरीके का एक्सकवेशन किया। फिर चंबानेर करके एक जगह है गुजरात में, तो वहां पर भी एक्सकवेशन। तो अब जो ना मेडिवल हिस्ट्री में भी आर्कियोलॉजी शुरू हो गया। आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में अब ये इतना फर्क है कि हिस्ट्री में आप जो ना किताबों से एक नतीजे पे पहुंचेंगे। आपको जो ना या अकबरनामा देखेंगे, या ऐनाकबरी देखेंगे, या मुंतखब तवारीख देखेंगे, या जो भी लिटरेचर है उसी में देखेंगे। लेकिन आर्कियोलॉजी में तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आपको उसका मटेरियल रिमेन्स नहीं मिलेंगे। वो मटेरियल रिमेन्स मिलना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो इबादत खाने का जो मैंने तस्करा किया था जी, तो कई लोगों ने कई जगह पे इसको आइडेंटिफाई किया था, लेकिन मैंने जो आइडेंटिफाई किया है उसके लिए मुझे एक सबूत चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि उसको एक्सकवेशन किया। एक्सकवेशन करने के बाद एक स्ट्रक्चर जो जमीन के अंदर से निकाला। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, लेकिन आप कैसे प्रूव करेंगे दिस वाज द रियल इबादत खाना? तो उसके लिए मुझे अकबर के जमाने का पेंटिंग मिल गया। अकबर ने खुद बनवाया था वो पेंटिंग, जिसमें ही वाज हैविंग डिस्कशन विद क्रिश्चियन फादर्स हु हैड कम फ्रॉम इटली एंड स्पेन। फादर रुडोल्फ अक्विवा, ही वाज एन इटालियन। फादर मोंजरेट, ही वाज अ स्पेनिश मैन। उनसे इबादत खाने में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। वो पेंटिंग मिल गया। तो वो पेंटिंग इज ऑलमोस्ट, इट इज अ पब्लिश पेंटिंग, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मैंने जो स्ट्रक्चर खोद के निकाला है उससे मैंने इस पेंटिंग को कंपेयर किया। दैट पेंटिंग इज इन इंग्लैंड, चेस्टरबीटी कलेक्शन में है, आयरलैंड में है। उससे कंपेयर किया तो बिल्कुल जैसे वो स्ट्रक्चर मिला उसी तरीके से वो पेंटिंग भी बनाया गया। And that was, this painting was made during the time of Akbar. तो उसी बेसिस में हमने आइडेंटिफाई किया ये इबादत खाना है, जो हिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है लेकिन आर्कियोलॉजी में पॉसिबल है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। हमको दोनों एक दूसरे को जो ना बिल्कुल साथ बिठा के स्टडी करना चाहिए। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं वो बिल्कुल आर्कियोलॉजी को बिल्कुल अलग मानते हैं, बिल्कुल करीब आने नहीं देंगे, क्योंकि फिर उनका हिस्टोरिकल थियरीज जितने भी है वो गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ प्रॉब्लम होगा। जी जी, यतीन्द्र जी, आपने जब बात की तो आपने राम सखा का जिक्र किया, आपने उन कथाओं का जिक्र किया जो बहुत आम जनमानस में उतने पॉपुलर नहीं है जितना पॉपुलर से रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण हो। तो मैं आपसे श्री राम की नगरी अयोध्या के उस पक्ष पे बात करना चाहती हूँ जिस पक्ष के बारे में जो थोड़ा घटाटोप सा मामला है। जैसे मैत्री भाव से जो सखियां रहती हैं, जिस मंदिर की व्याख्या आपने अपनी किताब में भी की है, या फिर सीता और राम जी का जो एक राधा कृष्ण का जो स्वरूप है, जिस तरीके जो उसकी व्याख्या बहुत कम लोकगीतों में भी बहुत कम मिलती है। हम हमेशा श्री राम को भगवान के रूप में ही देखते हैं, पर वो एक मैत्री वाला जो संबंध है जो कई
कथाओं में, कई संगीत की कुछ विधाओं में मिलता है। आप उस पे ज़रूर चर्चा कीजिए। ये बहुत सुंदर बात है और इसमें मैं लगातार लिखता पढ़ता रहा हूँ। अयोध्या जी। में जितने मठ मंदिर हैं, उसमें से बहुत सारे मंदिर रसिक संप्रदाय के हैं। रसिकोपासना, जिसे मधुरोपासना कहते हैं, कि बहुत ही सॉफ्ट ढंग से श्रृंगार भक्ति के रूप में भगवान की अर्चा की जाए और अष्टयाम सेवा दिखाई जाए। और इसकी परंपरा जुड़ती है कृष्ण सेवा से। जब हम नाथद्वारा में जो वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग है और उस तरह से संप्रदाय सब बने हुए हैं, तो वहाँ से जुड़ती है, क्योंकि वहाँ भी होली होती है, वहाँ भी झूला होता है, वहाँ भी बहुत ही सुकुमार रूप से कृष्ण की आराधना होती है, राम की भी आराधना इस रूप में होती है। अगर ये परंपरा हटा दी जाए, तो आप सोचिए कि अयोध्या में झूलनोत्सव नहीं होगा, राम विवाह नहीं होगा, राम को लेकर के जो झांकियाँ लगती हैं, जो फूल बंगला बनता है, वो नहीं होगा। तो एक तरीके से वो एक कल्चरल एक एक इम्पैक्ट है, और जो एक तरह से नवधा भक्ति में श्रृंगार को और अपने उसको सखा भाव को लेकर आता है। उसका एक तर्क ये भी देते हैं राम रसिक संप्रदाय के भक्त कवि, कि पूर्ण पुरुष सिर्फ ब्रह्म के रूप में विष्णु हैं, विष्णु के अवतारी राम हैं। उनके ओज के आगे सारे लोग फीके हैं। तो फीके हैं तो सब स्त्री भाव से हैं। तो सब लोग स्त्री भाव से उनकी पूजा करते हैं। तो इसीलिए सारी सखियां उनको राम को अपना वो एक अपनी भक्ति निवेदित करती हैं। कई मंदिरों में मिथिला की परंपरा है, तो वहां उनको दामाद और पाहुन के रूप में पूजा जाता है। तो रात में भोजन के बाद उनको गाली सुनाई जाती है, गाली सुना करके सुलाने की परंपरा है। तो एक मंदिर ही है राम सखी मंदिर। राम सखी मंदिर में सब लोग सखी भाव से हैं, और जितने संत हुए हैं ये सब पुरुष हैं। लेकिन नाम सुनिए, राम सखी, सियाली, ललित किशोरी, तो ये सारे लोग, इनके नामों के आगे जो जनक लली, तो इसमें ये इन्होंने अली या सखी, ये सहचरी, इसका मतलब ये है कि सब दोस्त हैं, सब सखियां हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हुए, ये मुझे नहीं पता इसका क्या सोशल पॉलिटिकल रिलेवेंस माना जाएगा, कि जब रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लिखा, तो बहुत सारे राम कथा साहित्य को स्थान देते हुए बहुत सारे साहित्य को हल्का मान के खारिज कर दिया, या कहा कि ये मुख्य धारा का साहित्य नहीं है। लेकिन मुझे लगता है, और खास करके पिछले 20 सालों से ये डिस्कोर्स चलता है, हाशिए की आवाजों की वैल्यू क्यों ना की जाए। तो हाशिए पे पड़े हुए तमाम सारे लोग जिन्होंने अपने ग्रंथ लिखे, महारानी वृषभान कुंवरी हुई कनक भवन की, जिन्होंने कनक भवन मंदिर बनाया, और उन्होंने वृषभान विनोद नाम से और होली रहस्य नाम से सब पदावलियां लिखी, और राम जी की अर्चा में लिखा। बिजावर स्टेट का मंदिर था, वहां की जो महारानी थी, उन्होंने भी अपने ढंग से एक पूरी किताब लिखी, उसका नाम कहा जाता है कांचन कुंज विनोदलता। महंत एक बहुत बड़े संत हुए बनादास जी, उभय प्रबोधक रामायण लिखी उन्होंने। यहीं से मानस की टीका लिखी गई। अंजनी नंदन शरण जी ने मानस पीयूष लिखा, और उसके बहुत पहले रामायण की एक ऑथेंटिक टीका मानस की उन्होंने लिखी, करुणा सिंधु महाराज जी ने। तो बहुत सारा काम हुआ। हमारे अयोध्या में जब राजदरबार होता था, तो रमानाथ ज्योतिषी करके एक बड़े कवि हुए, उन्होंने रामचंद्रोदय काव्य लिखा। आपने उनका नाम सुना होगा, स्वामी पागलदास जी का, जो बहुत बड़े पखावजी हुए अयोध्या से, और उन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने रामाभिनय नाम से राम के अभिनय का पूरा एक रामलीला लिखी। तो जो रामलीला का मामला है, जो उसका झूलनोत्सव का मामला है, राम मर्यादित होली खेलते, राम के यहाँ कृष्ण जैसा भाव नहीं मिलेगा। एजी दोनों राज दुलारे, होरी खेलत सरजू तीर। तो सरजू के तीर पे होली खेल रहे हैं, बहुत मर्यादित खेल रहे हैं। लेकिन एक परंपरा है यहाँ पर रंग महल मंदिर की, कि वहां पर एकादशी के दिन, जब सावन में एकादशी होती है, तो राम इतना करते हैं, इतना श्रृंगार ले आते हैं अपने जीवन में, कि सीता के कंधे पे हाथ डाल के, गलबाही डाल करके झूला झूलते हैं। वो गलबाही की झांकी कहलाती है, बहुत भीड़ होती है उसको देखने की, और उसके पद गाए जाते हैं, सकल बन झूलत दे गलबाही। ये शास्त्रीय संगीतज्ञों को अगर आप YouTube पर जाकर चेक करें और गलबाही का पद ढूंढे, तो बहुत सारे लोग आपको गाते हुए मिल जाएंगे। तो क्लासिकल म्यूजिक में भी उसका एक बहुत बड़ा उसका एक प्रभाव देखा जा सकता है। छोटी छोटी साहित्य की किताबें हैं यहाँ पर। अवधवासी लाला सीताराम हुए, उन्होंने अवध का इतिहास लिखा। श्री अवध की झांकी जैसी किताब लिखी। प्रेमदास जी रामायणी हुए, उन्होंने रचनाचल का इतिहास लिखा। तो कहने का मतलब है, पंडित उमापति त्रिपाठी कोविद जी, उन्होंने सरयू अष्टक लिखा। छोटी छोटी किताबें, छोटी छोटी पदावलियां, सब कुछ क्या कर रही हैं, राम को सांस्कृतिक रूप से स्थापित कर रही हैं। कहीं झूलनोत्सव हो रहा है, कहीं विवाह हो रहा है, कहीं जन्म के पद गाए जा रहे हैं,
और एक बात मैं और कहूंगा, हालांकि अयोध्या वासियों पर ये बहुत ब्लेम लगता है और ये डिस्कोर्स शायद बदल दे, मिथिला के लोग बहुत नाराज होते हैं सीता जी के लिए, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रणाम की परंपरा है वो जय सिया राम है और सियावर रामचंद्र की जय। मतलब रामचंद्र हमारे ललना है या राजकुमार है या अयोध्या के अधिपति हैं, जिस तरीके से आप उनको भवभूति अपने उसमें उत्तर रामचरितम में स्थापित करते हैं, एक बिल्कुल करुणा सहोदर राम के रूप में, उससे अलग सिया के वर जो राम है उनकी जय हो। तो एक तरीके से जैसे अभी भूल सुधार की बात की सबने, एक बहुत बड़ी बात की, तो मैं कहता हूँ कि अयोध्यावासी भी अपनी भूल सुधार करते हैं। जो सीता का निष्कासन हुआ शायद उसका भी कोई एक अपरोक्ष लोक व्यवहार यहाँ व्यवहृत हुआ हो, जिसके चक्कर में हमेशा जय सिया राम और सियावर रामचंद्र की जय, तो ये बात कही जाती है। और आज भी मेरी दादी कहती थी कि कोई मान्यता करनी है, कोई चीज मांगनी है, कोई चीज अपनी जाकर के कहनी है खुशी, तो जानकी जी से कहो, जानकी जी राम तक पहुंचाएंगे। वो जो तुलसीदास कहते हैं ना, कबहू अम्ब अवसर पाई, मेरी ध्यायबो कुछ करूँ कथा चलाई। तो हम लोग तो सीता जी को पकड़े रहते हैं कि भैया सीता जी के मार्फत राम तक पहुंचने का मामला है। तो ये जो एक कल्चर है राम को लेकर के, बहुत सारे गाने गाए जाते हैं। मालिनी जी ने एक बहुत सुंदर गाना गाया, गिरजा देवी गाती रहती हैं, सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, जब तक यह शीस अहिबात रहे, गंगा जमुना की धारा बहती रहे। शीस अहिबात का मतलब कि सौभाग्य बना रहे, नित कनक बिहारी विराज रहे, नित भरा पूरा दरबार रहे। तो नित कनक बिहारी के आपके मन मंदिर में कनक बिहारी विराजते रहे, तो सिया रानी का अचल सुहाग रहे गाना ही शुरू होता है। और हमारे यहाँ विवाह के समय सीता जी के ही उससे सारी बातें होती हैं। और फिर राम तो मतलब एक पूरे वैश्विक रूप से एक समादृत महानायक हैं, जन जन के राम है, कि कोई भी किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो दरअसल राम का ही रूप है। तो जो एक परंपरा है जो एक से जुड़ती है आपके वैष्णव परंपरा से, मधुरोपासना कृष्ण की, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे यहाँ बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी पूर्वज परंपरा में कृष्ण उपासना बहुत होती रही। हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे महाराजा मान सिंह, जो दुजदेव नाम से कविताएं भी लिखते थे और उनकी कविताओं को रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत उसको याद भी किया है। तो हमारे यहाँ कृष्ण उपासना के मंदिर है। जब अयोध्या में सब जगह राम जी झूलते हैं तो हमारे यहाँ झूलन पे कृष्ण भगवान विराजते हैं, और दोनों का जो एक मैनिफेस्टेशन है वो आपस में एक तरीके से अदला बदली का मामला है। कभी राम कृष्ण के रूप में है, कृष्ण राम के रूप में है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत सुंदर परंपरा है और इस पे बहुत सारी बात होनी चाहिए, लिखा जाना चाहिए, इस तरह की चीजों के नैरेटिव आगे आने चाहिए, और इनका ट्रांसलेशन में, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में उन देश के बाहर जाना चाहिए कि दरअसल राम कथा का जो एक रसमय एक व्याख्यान, एक जो सरस व्याख्या है जो कोलोकियल लैंग्वेजेस में यहाँ मौजूद है, वो बाहर आनी चाहिए। एक बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस, राम और वाल्मीकि रामायण तो है ही, लेकिन अगर प्रेमदास जी रामायणी ने कुछ लिखा है, अगर लाला सीताराम ने कुछ लिखा है, अगर महारानी वृषभान कुंवरी ने लिखा है, अगर युगलानंद शरण जी महाराज ने लिखा है, ऐसे सैकड़ों संत हैं जिनकी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। और मैं जब से मुझे इन विषयों में मतलब एक गति होने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा कि नहीं, मुझे ज्यादा से ज्यादा समझना है, तो मैंने बहुत सारा साहित्य उसको बटोरा है, अपने पास संचयन किया है, और मैं कोशिश है कि कभी उसका एक बड़ा कंपाइलेशन सबके सामने प्रस्तुत करूं। यतीन्द्र जी, आपकी बात सुनते सुनते एक लाइन आपने कही कि इस तरीके का नैरेटिव आना चाहिए, तो के मोहम्मद साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ इस लाइन से प्रेरणा लेकर के कि इस तरीके का नैरेटिव कैसे आए। हम सब दबी जुबान में कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल अपार्थाइड की बात कर रहे हैं, जिसका शिकार आप हुए, जिसका शिकार आप अभी भी लगातार होते रहते हैं। तो कुछ आवाजों को दबा करके कुछ और आवाजों को वरीयता देना, ये न तो एक सफल और एक मैच्योर लोकतंत्र की निशानी है, और न ही ये एकेडमिक रिगर जिसको कहते हैं उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसऑनेस्टी है। आपने ये, चूंकि आपने ये पर्सनली ये दंश झेला है, तो आप थोड़ा हमारी जनरेशन को समझाने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों हुआ कि कुछ मान्यताओं को अधिक तरजीह दी गई और कुछ आवाजों को लगातार मार्जिनलाइज किया गया। उसका रीजन ये है कि ड्यूरिंग द कांग्रेस पीरियड जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है, ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये सब जो ना लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में थे, और उसके पास पैसा भी बहुत था। तो वो तो सिर्फ कुछ ही लोगों को, जो उनके एकदम जो ना उनकी
बॉन्डेड इंटेलेक्चुअल बनते रहेंगे तभी आपको प्रमोट करेंगे। थोड़ा सा भी आपने इधर से उधर किया है या आपने अपना इंडिविजुअल विचार है तो उसको आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। आई मीन यू कैनॉट बी अ फ्री थिंकर एट ऑल, यू हैव टू फॉलो इन लाइन विद देम। बस वो तो बिल्कुल जरूरी है, यू हैव टू बी अ वेरी बॉन्डेड इंटेलेक्चुअल। एंड ये इसका इम्पैक्ट अलीगढ़ में बहुत ज्यादा था ड्यूरिंग स्पेशली डॉक्टर इरफान हबीब के पीरियड में इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा था, एंड ही स्प्रेड इट टू अदर यूनिवर्सिटीज आल्सो। अच्छा, बाकी लोग जब अपोजिट ग्रुप जब आए तो उनके पास में इतना अच्छा अपैरेटस नहीं थे या इतना बड़ा सपोर्ट वो नहीं करते थे। आजकल भी मैं ये कहूंगा, जो आप कहते थे ना जो राइटिस्ट विंग जो ना आएंगे करके, वो उतना बड़ा उनका जो ना ये होना चाहिए, एक जिस तरह काम करना चाहिए वो काम का तरीका सही नहीं है। क्योंकि हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ही देख रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हम समझ रहे थे कि बीजेपी के आने के बाद जो बीजेपी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच स्पीक्स ऑलवेज अबाउट कल्चर। कल्चर उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। लेकिन जब से बीजेपी आया है तब से बिल्कुल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उन्होंने खत्म कर दिया, वर्चुअली खत्म किया। इट हैज कम टू ए ग्राइंडिंग हॉल्ट। इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, और जो ना ये आगे बढ़ाने के लिए भी ये कोशिश नहीं करते। तो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्किल होना चाहिए था, जो आई एम टॉकिंग अबाउट द लिबरल्स, ना एक्सट्रीम बीजेपी वाला ना एक्सट्रीम मार्क्सिस्ट वाला, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल एकदम जो बुद्धा का जो मिडिल पाथ थे उसी की बात कर रहा हूँ। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी यहाँ नहीं है। तो जब तक उस तरह के ग्रुप आगे उठ के नहीं आएंगे तब तक जो ना दिस इधर दिस विल बी टेकन अवे बाय दिस ग्रुप और दैट विल बी टेकन अवे बाय द अदर ग्रुप। तो हमें चाहिए एक मिडिल पाथ वाले एक आदमी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल वाला आदमी चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली अभी है नहीं। ये बहुत बड़ा क्रिटिक है और बहुत सही क्रिटिक आपने किया है के मोहम्मद साहब। यतीन्द्र जी, आप अयोध्या वासी होने के नाते जब आप अयोध्या को अब डेवलप होते हुए देखते हैं, क्योंकि भूमि पूजन हो गया, मंदिर बनेगा ही वहां पर, ये प्रोसेस चलेगा और ये एक कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संतोष का भी भाव होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मुद्दे को न केवल उठाया बल्कि एक ग्रेसफुल परिणति तक उसको लेकर के गए। बट एक कल्चरल आइकन के रूप में अगर हमें अयोध्या को डेवलप करना है, और के मोहम्मद जी की सारी बातों को अगर आप बैकग्राउंड में रख करके बात करें, तो ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए कि अयोध्या एक ऐसा नर्व सेंटर बन करके उभरे कि वो सारी वैचारिकी और सारा साहित्य, सारी संस्कृति और सारी राजनीति सबको साधते हुए आगे बढ़े। और यतीन्द्र जी, आप मैं जानती हूँ कि आप इसमें थोड़ा बच कर बोलना चाहेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगी कि आप अपने पूरे बैकग्राउंड के साथ आप इस पे जरूर बात करें। देखिए, मैं बच के क्यों बोलना चाहूंगा, मैं बचूंगा सिर्फ इसलिए कि जो आपने एक बात कही कि इसका एक राजनीतिक और इसका एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग एक प्लेटफॉर्म पे, थोड़ा ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म में, थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो अयोध्या की एक सांस्कृतिक छवि बननी चाहिए, एक ऐसा कल्चरल एक उसकी इमेज जानी चाहिए बाहर कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो मंदिर बन रहा है, ये एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक बात है और एक धार्मिक रूप से भी कि राम के जन्मस्थली अयोध्या में उनका मंदिर निर्माण होगा। दूसरा, राम स्टडीज को लेकर के, राम को लेकर जिस तरह से भंडारकर इंस्टीट्यूट पूना में है या तमाम जगहों पे और काम होता है, एक राम कथा को लेकर के या टेम्पल आर्ट फॉर्म्स को लेकर के जिनमें तमाम सारा राम कथा गायन गाया गया है, चाहे वो कुचिपुड़ी हो, चाहे वो कथकली हो, चाहे वो मोहिनीअट्टम हो, चाहे वो आपका कुडियाट्टम हो, तमाम सारे आर्ट फॉर्म्स को लेकर के, तमाम सारे विचारों को लेकर के, वो कैसे भी विचारधारा हो, राम को लेकर के एक बड़ा सेंटर बनना चाहिए जो उसकी स्टडीज का सेंटर हो कि दुनिया में इंडोलॉजी स्टडी राम को करनी है अगर आपको, तो उसके लिए सबसे बड़ा एपिटोमिक सेंटर अयोध्या में डेवलप हो। एक बात। दूसरी बात, जो मार्जिनलाइज वॉइसेस हैं जिनकी बात मैंने अभी की, उन सब का संरक्षण और उन सब के बारे में ज्यादा से ज्यादा उनका अच्छे स्तर पर प्रकाशन और प्रचार प्रसार। फिर अयोध्या में बहुत सारी परंपरा है, जैसे राम वनगमन के 4 मार्ग हैं, राम अवतार शर्मा जी ने राम वनगमन पे बहुत सारा काम किया है, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, आर्कियोलॉजिकली प्रिजर्व करना चाहिए, वहाँ पे सारी डिटेल लगानी चाहिए, वहाँ पर एक्सेस बढ़ाना चाहिए कि लोग जा सके कि राम इस रास्ते से अयोध्या से होकर के गुजरे थे। या जैसे अयोध्या में
सरयू को छोड़ करके तिलोदी की गंगा जैसी एक नदी का जिक्र आता है जो वहां बहती रही, या तमसा का तट है जहां पर राम ने अंतिम दिन विश्राम किया था और खुद बुद्ध वहां पर रेनी सीजन में वर्षावास करते थे। तो ऐसे जो कल्चरल हेरिटेज के स्पॉट हैं उनको डेवलप करना चाहिए। राम देखिए एक समावेशी, एक बिल्कुल समन्वयवादी, एक कंपोजिट कल्चर के बड़े नायक हैं। वो दलितों के भी साथ हैं, वो भील किरात के भी साथ हैं, वो डाउन ट्रॉडन के भी साथ हैं, वो सब तरीके से आगे आते हैं और सबको जोड़ के चलते हैं। तो अयोध्या का एक ऐसी कल्चरल मैपिंग होनी चाहिए, एक ऐसा पर्सपेक्टिव डेवलप होना चाहिए कि राम जन्मभूमि के साथ साथ पूरी तरीके से राम क्या है ये नई पीढ़ी देख सके, और उसका जितना भी इस्तेमाल हम आधुनिक संदर्भों में कर सकें, टेक्निक को यूज करते हुए, ऑडियो विजुअल को यूज करते हुए। थिएटर बनाए जाने चाहिए जहां राम कथा पे बात हो, सेमिनार्स होने चाहिए, सरकारी स्तर पे होना चाहिए, और कुछ ऐसा हो कि हर समय राम, अगर मतलब दुनिया में इसको ऐसा कर, कुछ टेंजिबल और कुछ नॉन टेंजिबल जो एक होता है एक मामला, तो जो चीजें हमारे यहाँ से छूट जा रही हैं उनको पकड़ के रखें कि अगर भैया राम कथा पे कुछ करना है तो पहले आपको अयोध्या एक बार जाना पड़ेगा, वो मस्ट विजिट हो जाए। आज भी हम बनारस की रामलीला को जो 200 साल 400 साल से ज्यादा से चल रही है और उसी तरीके से उसी प्रकाश वृत्त में मशाल की रोशनी में होती है और तो वर्ल्ड हेरिटेज में गिनी जाती है, हम देखने के लिए वहां जाते हैं या उस पर बात करते हैं, तो मुझे लगता है वो सब चीजों की एक समावेशिता अयोध्या निर्धारित करे। और फिर उसके बाद जितने पुराने मठ मंदिर हैं जिनकी अपनी एक ऐतिहासिकता है, जिनकी अपनी एक परंपरा है, जिनका एक कोई कल्चरल क्रॉस बॉन्डिंग रिलेशन हो सकता है दूसरे और धर्मों से, मतों से, उनकी बात की जाए। इस्लाम के कुछ अनुयायियों में खास करके बड़ी बुआ साहिबा की बात की जाए जो कृष्ण की उपासिका थी, रहमत अलैहा बीबी, और वो अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा पे उनकी मजार पड़ती है, वहाँ उर्स होता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि अयोध्या फैजाबाद को, एक नवाबी को, एक सनातन शहर को ब्रिज करने वाले किसी धागे पर वो मौजूद है, और हिंदू वहाँ बहुत जाता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जाकर के अपने उर्स में, उनके मेलों में खड़ा होता है। तो ये जो सब परंपरा है, ये सारी चीजें यहाँ पर अयोध्या में होनी चाहिए, और इसके साथ रोजगार के अवसर आए, अच्छा हॉस्पिटल आए, अच्छे विश्वविद्यालय आए, और वो तमाम चीजें। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप अयोध्या को कैसा देखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ अयोध्या को मैं अयोध्या की तरह देखना चाहता हूँ, किसी भी बड़े महानगर से कदम ताल करता हुआ एक ऐसा आधुनिक शहर जो अपनी परंपराओं को और जो अपने धर्म को, जो अपने प्रतीकों को सहेजे हुए आधुनिकता में प्रवेश लिया। क्योंकि मोहम्मद साहब, जब आप एएसआई के साथ काम कर रहे थे और वो जो एक पूरा दौर था उस समय का, जिस समय काफी ज्यादा बहस और काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल बहस भी काफी हो रही थी, उस दौरान क्या आपका फोकस केवल राम जन्मभूमि रहा, या आपने राम जन्मभूमि के अलावा भी जो स्थापत्य, दूसरे धर्मों के स्थापत्य थे, या श्री राम के अलावा अयोध्या की जो पहचान थी, क्या आपने उनके बारे में भी कुछ रिसर्च किया, या क्या आपका कोई पर्सपेक्टिव है जो आप यतीन्द्र जी के पर्सपेक्टिव से जोड़कर कहना चाहें? नहीं, उस टाइम में जो मैं 1976-77 में था, जो प्रोफेसर बीबी लाल साहब थे, एंड ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बहुत बड़े महान हस्ती है, उन्हीं के अंडर में वी वर स्टूडेंट्स एट दैट टाइम। तो हम लोगों ने एक्सकवेशन में उनके साथ शामिल हुआ था, और उसके बाद सिर्फ एक तो दो जगह पे हम लोगों ने टेकअप किया था। वन वाज दिस वन, राम जन्मभूमि जो है, जो एक्चुअल जो जगह है वही, जो मस्जिद था उसके पेरिफेरी में। एंड द सेकंड वाज हम लोगों ने हनुमानगढ़ी है, तो हनुमानगढ़ी का एक बहुत बड़ा विशाल मैदान था, तो सेकंड हमारा एक्सकवेशन वहाँ था। फिर कुछ लोगों ने, हमारा ही ग्रुप से कुछ लोगों ने जाके 3-4 और जगह पे भी एक्सकवेशन किया। लेकिन बाकी जितने भी चीजें थे, बाकी जो ना, जैसे यतीन्द्र जी ने कहा है, वो सब जो ना हम लोगों ने, बिकॉज वी वर ओनली फॉर 2.5 मंथ्स तक ही थे, उससे ज्यादा हम लोगों ने काम नहीं किया। लेकिन आपने जो कहा है कि इसी तरीके से, बिकॉज दिस शुड बी डेवलप्ड एज ए कल्चरल सेंटर। कल्चरल सेंटर में जो हम लोगों को तो एक बहुत ही अच्छा म्यूजियम बनाना चाहिए। एंड मैं ये कह रहा था वहाँ एक अंडरग्राउंड एयर कंडीशन म्यूजियम होना चाहिए, ताकि जो ना, जो कुछ आपको वहाँ मिला है, एक्सकवेशन में मिला है, वो सब चीजें जो ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास लेकर, टफ एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास रखे,
उसी के ऊपर अगर जो है ना बाकी कंस्ट्रक्शन अगर कर लेंगे, पीपल विल बी हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू सी एक्सकेवेशन में क्या क्या चीजें मिली है, वो भी होगा, एंड देन वी विल गो टू द टेम्पल ऑल्सो। वो एक था। दूसरा ये था कि उसी के साथ ही साथ जो ना म्यूजियम में जो मास्टरपीसेस ऑफ इंडियन आर्ट, अगर आप देखेंगे, आप बनारस जाएंगे, सारनाथ जाएंगे, देयर यू हैव वेरी ब्यूटीफुल बुद्धा, जो प्रीचिंग बुद्धा जो अक्सर हम लोग कहते हैं, या मथुरा में जाइए वहाँ है, या बिहार में आप दीदारगंज की अच्छी है, या खजुराहो में एलिफेंटा वगैरह में जो ना जैसे आपका जो ना इधर अगर जाएंगे एलोरा में, इधर से रावणा शेखी कैलाश, ये सब जो इंडिया का बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां हैं, उसका कोई वो नहीं है, कोई आई मीन देयर इज नो अदर जो ना उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो इन सब चीजें ओरिजिनली तो आप ला नहीं सकते, लेकिन इसका रिप्लिका बना के जो है बहुत अच्छा रिप्लिका म्यूजियम बना सकते हैं। मैंने इस तरह की एक प्रोग्राम शुरू किया था दिल्ली में बिकॉज पीपल मोस्टली आते हैं, जो दिल्ली आते हैं वो कुतुब मीनार देखते हैं, लाल किला देखते हैं, हुमायूं टॉम्ब देखते हैं, ऑल ऑफ देम आर आई मीन मुगल मॉन्यूमेंट। आगरा जाते हैं, ताजमहल है, इत्मादुद्दौला है, और फतेहपुर सिकरी है, आगरा फोर्ट है, इन द सेम थिंग। फिर आप जाएंगे आई मीन वो गोल्डन ट्रायंगल में जाएंगे, जयपुर में भी आई मीन वी कॉल इट राजपूत मॉन्यूमेंट्स, लेकिन जो ना वो सब एसेंशियली मुगल मॉन्यूमेंट्स है। तो लोग ये समझ के चले जाते हैं कि यही इंडिया है करके, लेकिन हमारा अजंता के बारे में, दौरा के बारे में, एलिफेंटा के बारे में, गया के बारे में, सारनाथ के बारे में लोगों को पता नहीं। तो मैंने क्या किया कि वो दिल्ली में हम लोगों को तो एक 2.5 एकड़ की एक जमीन मिला था, वहाँ एक बहुत ही पावरफुल लेडी है, मिसेस अजित कौर एंड अर्पणा कौर, उन लोगों ने लड़ाई करके हमें जगह दिलवा दिया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। वहाँ मैंने एक रेप्लिका म्यूजियम शुरू कर दिया इसी तरीके का। द बेस्ट पीसेस ऑफ आर्ट जो ना आपको वहीं मिलेंगे। आप एक इंडिया एक नक्शल में देखना चाहे, वहीं जाके जो ना 1 घंटे में आप काम कर सकते हैं। दैट वाज कांग्रेस स्पिरिट था। तो कुछ लोगों ने कहा ये बीजेपी का आइडिया है, तो बीजेपी, मैंने कहा कि मुझे तो बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे लिए ये इंडियन आइडिया है। लेकिन बीजेपी के आने के बाद जो है ना, वहाँ उन लोगों ने घूम के भी नहीं देखा, वहां तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो तो हाँ ठीक है तो है, लेकिन उनको आगे बढ़ा देना चाहिए थी सारी चीजें। लेकिन ये सब जो प्रीचिंग जितने भी है बीजेपी के मैं देख रहा हूँ, वो प्लेटफॉर्म में है या एडवर्टाइजमेंट में है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल वर्क वो लोग काम नहीं कर रहे, या उनका कुछ जो ना पॉलिसी नहीं है, कहीं पर भी कुछ ये है। तो यहाँ पर भी आपको जो जैसे आपने कहा है कि यू हैव टू हैव वेरी गुड म्यूजियम, और वहाँ जैसे ये जो ना इंडिया का जो डेवलपमेंट है, जो पूरा साइंटिफिक डेवलपमेंट इंडिया में जो अचीव किया था, उन सब चीज़ों का इसी तरीके से आपका डायरामा होना चाहिए। जैसे दिल्ली में जो अक्षरधाम टेम्पल में जो किया है, उसी तरीके का होना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें देखने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि द होल वर्ल्ड विल बी नाउ गोइंग टुवर्ड्स अयोध्या। लेकिन वहाँ से जो ना सिर्फ वर्शिप के लिए नहीं, वर्शिप तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसी के साथ साथ जो ना इंडिया क्या है, अपना जो ना बाकी जो ना इंडिया का डेवलपमेंट क्या क्या हुआ, इन सब चीज़ों को भी देखने का एक मौका होना चाहिए। तो वो मौका जो ना जब तक जो ना अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अगर ये अपॉर्चुनिटी आप मिस करेंगे, फिर ये कभी भी हो नहीं पाएगा। ये काफी बड़ी बात कह रहे हैं यतीन्द्र जी। आपने अपने अभी तक जीवन के कालखंड में आपने कई सरकारों को आते देखा, जाते देखा, और सरकारों के रवैये को भी आपको स्टडी करने का मौका मिला होगा। बीजेपी को लेकर के जो ये क्रिटिसिज्म बार बार आ रहा है, आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? और मैं सिर्फ इसलिए आपसे पूछ रही हूँ यतीन्द्र जी, क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि वैचारिक रूप से भारत की राजनीति बदल चुकी है पूरी तरह से, और कितने भी टीकाकार, कितने भी कॉलमनिस्ट कुछ भी कहें, जनता की जो नब्ज है वो शायद केवल आज कवि और लेखक समझ पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं। मैं उन एजेंडा लेकर के चलने वाले लोगों की बात नहीं कर रही है यतीन्द्र जी, मैं वास्तव में जो कविता, जो काव्य को या फिर जो लेखन को महसूस करते हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में आप बीजेपी को, मतलब बीजेपी का सवाल आप बैकग्राउंड में भी रख सकते हैं, ये बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं और क्या चैलेंजेस दिखते हैं जिसको एड्रेस किए जाने की जरूरत है?